गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं सुनील शर्मा भारत के इतिहास की क्लास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। इसके अलावा डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पे व टेलीग्राम पे उससे संबंधित पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास वाले टॉपिक में अपन बढ़ रहे थे और शायद अपना चालुक्य वंश खत्म हो चुका था। लास्ट क्या पढ़ाया था? तीन कौन से थे? बादामी, वेंगी और कल्याणी। कल्याणी का क्या क्या पढ़ाया था अपन ने? मान्यखेत लिखा दिया था बस। तो कल्याणी चालुक्य अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य। आज इसकी मोटाई कम है क्या यार? मोटाई बढ़ाते हैं पहले तो। कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी कौन से क्षेत्र में पड़ता था भारत के में? जो वर्तमान में भारत है वो भारत के कौन से क्षेत्र में कल्याणी पड़ता है? मैंने बताया था आपको, नहीं रहे। कर्नाटका तो जो है वो पश्चिम भारत के अंदर आ गया। कर्नाटका जो है वो कहाँ पड़ता है? पड़ता साउथ में ही है, पर वो दक्षिण, अपने क्या बोलेंगे उसको, दक्षिण पश्चिम है ना। और इसके अलावा जो है वो वेंगी का चालुक्य कहाँ पड़ते थे? आंध्रा। मैंने लिखा है अभी तो होगा कोष्टक में। हाँ, और कि नहीं लिखाया, फट से मना कर देता है आदमी। इसके अलावा जो है वो कल्याणी जो है वो कहाँ पड़ता है वर्तमान में? पश्चिम बंगाल पढ़ाया था मैंने आपको। वर्तमान में जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वहां पे कल्याणी नाम का एक जो है वो उस टाइम पे राज्य था जिसके जो शासक थे उनको चालुक्य वंश के शासक वहां पे रहे थे। वंश वही है जो सरनेम होते हैं बेसिकली अपने यहाँ पे। कास्टिज्म की अगर बात करें तो ये वंश उसी के बारे में बात की जा रही है। जो जनरेशन है ना जिनकी, वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी कौन कौन वहां पे राज करते गए वो अपन ने पढ़ाया। चालुक्य वंश पूरे भारत के अंदर 3 जगह पे थे। एक था, पहला कहाँ था? बादामी। दूसरा कहाँ था? वेंगी। और तीसरा कहाँ था? कल्याणी। ठीक है, ये 3 जगहों पे इन्होंने राज किया था। ठीक है, कल्याणी के जो चालुक्य थे, मैंने कुछ लाइनें लिखाई थी इसके अंदर। क्या तेलप ने इसके स्थापना की, ये लिखा दी थी। मान्यखेत राजधानी बनाई थी, ये नहीं लिखाया था? ये भी लिखा था। मैं वही तो पूछ रहा था स्टार्टिंग में, आपने कहा था नहीं लिखाया सर। ठीक है, मान्यखेत नामक स्थान को इन्होंने राजधानी बनाया। मान्यखेत को इन्होंने राजधानी बनाया। ठीक है, और इसके बाद में जो एक शासक उत्पन्न हुआ जिनका नाम था जयसिंह द्वितीय। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही जो है कल्याणी नगर बसाया था। इन्होंने ही कल्याणी नगर बसाया। किन्होंने बसाया? जयसिंह द्वितीय। ठीक है, जयसिंह द्वितीय कल्याणी नगर बसाया। और इनको जो है कहा जाता है इतिहास में, इनको इतिहास जो अपन को मिला, इनके बारे में जो जानकारी मिली, वो एक बेलगांव नामक एक स्थान है, वहां पे एक अभिलेख मिला, बेलगांव नामक, बेलगांव अभिलेख में इनको क्या कहा गया कि ये राजा थे जिनको कहा जाता था चोल रूपी गज केसरी। चोल रूपी गज केसरी। गज केसरी अपने राजस्थान के इतिहास में भी किसी को कहा जाता है। इनको चोल रूपी गज केसरी। गज का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। चोल रूपी गजकेसरी कहा गया इनको अभिलेखों में। और अभिलेख कौन सा था? बेलगांव। तो क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है कि बेलगांव अभिलेख में कल्याणी के चालुक्य या जयसिंह द्वितीय को निम्न में से किस नाम से पुकारा है, या गजरूप केसरी निम्न में से किस शासक को कहा है? तो जयसिंह द्वितीय लिख लिया, लिख लो।
फिर बढ़ेंगे आगे। बढ़े आगे, रुक गया भैया, जैसा आपका हुक्म। और कुछ हुक्म हो तो बताओ। आपकी जनसंख्या कम कैसे है आज? हमारे दो वाले कॉन्सेप्ट पर बढ़ रहे हो गया। इसलिए शायद कम आए होंगे ना। मैंने सैटरडे को छुट्टी की थी, तो शायद हो सकता है कि मास्टर जो है वो सोमवार को भी नहीं आए। नहीं, मैंने सर से बोला था उस दिन, मैं नीचे जाने के बाद याद आई थी मुझे, मैंने कहा यार बच्चों से बोलना ही भूल गया मैं। हाँ, अरे हाँ, तो उन्होंने नहीं बोला क्या उस दिन? उन्होंने बोला ही नहीं था। और ये तो बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ में। 2.5 घंटे तक टेक्निकल झेलना, मतलब ये मान के चलो कि वो टॉर्चर झेल रहे हो आप तिहाड़ जेल के अंदर बंद होके। अच्छा, ये ज्यादा कर्मठ रहे हैं, क्या बात। तो बड़े अब इसके बाद में एक और राजा आता है, सोमेश्वर प्रथम। इसके बारे में भी सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एक परमार नाम का एक वंश था, सोमेश्वर प्रथम। परमार का एक शासक था, भोज, राजा भोज, उसको इसने हराया था। तो ये यूं मान के चले कि ये भी एक प्रतापी शासक इस वंश का रहा है। और जो प्रतापी शासक रहे उनके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए, उनकी भी अपन को लिहाज रखने आवश्यक है। ठीक है, इन्होंने परमार शासक भोज को पराजित किया। ठीक है, बाकी ज्यादा अपन इनके 1-2 शासक और रहे हैं पर उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब इनके काल में जो अच्छे साहित्य लिखे गए हैं, 2-4 साहित्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में भी हो सकता है राजाओं से संबंधित नहीं आए, पर साहित्य और ग्रंथों से संबंधित जरूर आ सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक ग्रंथों से ही अपने को इनके बारे में जानकारी मिली है। तो हमेशा ये जांचा जाता है कि क्या आपने वो ऐतिहासिक ग्रंथ जहाँ से इनके बारे में जानकारी मिली, क्या उनके बारे में आपको पता है या नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा इसके बारे में भी नहीं पढ़ेंगे, 2-4 ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। इनके शासन काल में लिखित ग्रंथ या ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने वाले ग्रंथ, करने वाले साहित्य कौन से हैं? एक तो है न्याय कौमुदी चंद्र उदय, न्याय कौमुदी चंद्रोदय। इसका नाम ऐसे याद रखना, चंद्रोदय है ना, तो चंद्र जोड़ देना, आगे प्रभा रख देना, प्रभा चंद्र जी ने, प्रभा चंद्र। ठीक है, जैनेन्द्र, उदय देव। ठीक है, शब्दावतार, शब्दावतार आपने पढ़ा हुआ होगा, व्याकरण ग्रंथ, जिसकी रचना किसने की थी? दुर्विनीत। लिखो, लाल कलर की विजिबिलिटी कम रहती है यार कंपैरेटिवली इसकी, कोई बात नहीं।
लिखे भाई लोगों, बड़े बड़े वीरों और वीरांगनाओं। अगला आएगा अष्टशती अवलंक ने लिखा था। इधर लिखाऊं क्या, ताकि एक बार में हो जाए? अष्टशती अवलंक, अकलंक कॉलेज है ना अपने यहाँ, उससे अवलंक याद हो गया। अष्टशती अवलंक परीक्षा मुख माणिक्य नंदन, ये साहित्य है और ये साहित्य के साहित्यकार है जिन्होंने इन साहित्यों की रचनाएं की थी और इन रचनाओं के माध्यम से ही अपने को जो है वो चालुक्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, चालुक्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? तो न्याय कौमुदी चंद्रोदय का रचना किसने की? चंद्र शब्द आ जाए तो प्रभाचंद्र ने। जैनेन्द्र की रचना किसने की? उदयदेव ने। ठीक है। शब्द अवतार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चालुक्य के शासक रहे हैं दुर्विनीत जी, उन्होंने शब्द अवतार की रचना की थी। और बृहत कथा नामक एक संस्कृत एक ग्रंथ था, उसका संस्कृत में रूपांतरण किया था, ट्रांसलेशन किया था दुर्विनीत जी ने ही। और शब्द अवतार जो एक व्याकरण ग्रंथ है, ग्रामर से संबंधित ग्रंथ है, वो उसकी रचना दुर्विनीत ने की थी। और अष्टशती जो है वो अवलंक ने की थी और परीक्षा मुख माणिक्य नंदन ने की थी। लिखो, फिर बढ़ेंगे आगे। क्लियर? बड़े? अरे बिल्कुल साहब, तो और कुछ हुक्म तो बोले आप। देखो यार कितना बढ़िया तरीके से बैठे हैं आप लोग, मतलब बिल्कुल डिजाइन बना के दो इधर एक और मैं बीच में। कौन सी आकृति बनी है? मैं यहाँ हूं, डायमंड है। डायमंड होता है ना सर? हाँ, तो अभी डायमंड थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, ढंग से तरासा हुआ नहीं है। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, जो ये गुजरातियों के पास जाएगा तो अपने आप तराशने में आ जाएगा, फिर इसकी शेप ऐसी हो जाएगी ऐसी। बड़े? नेक्स्ट आता है चालुक्य कालीन मंदिर। कर दूं इरेज? जो हुकुम मेरे आका। अब आता है बारी चालुक्य कालीन मंदिर। इनके बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनके काल में जो मंदिर बने हैं ना, वो आज भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है। चालुक्य कालीन मंदिर जो रहे हैं चालुक्यों के शासन काल में, विशेष तौर पे जो बादामी चालुक्य थे, बादामी चालुक्य मैंने बताया था कौन से स्थान पे रहे थे? बादामी के चालुक्य कौन से स्थान पर रहते वर्तमान भारत के कंपैरेटिवली अगर अपन बात करें तो? कर्नाटका। शर्म करो रे, शर्म यार, ये बालिका नहीं है। तो अभी जो है मैंने जो शब्द क्लास के स्टार्टिंग किया, इसको तो यही पता नहीं अभी क्या पूछा था सर आपने। कहाँ रहता है दिमाग? तो पिछले 2 साल से लिख रहा है, तेरे बाद में बालिका है तो भी जो है ना इसने फट से लिख लिया, और तू कह रहा है अभी वो लिख रहा था। बादामी जो है वो कर्नाटका वर्तमान में, वहां पे बादामी के चालुक्यों का शासन काल रहा था।
और उन्हीं के शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिसमें मालेगीति नामक एक स्थान है, वहाँ के जो शिव मंदिर है, शिव भगवान के जो मंदिर रहे हैं वो बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। और इसके अलावा पाटदकल नामक एक स्थान है, वहाँ पे मंदिरों के समूह है, कई सारे मंदिर बनाए गए हैं। सोमेश्वर का मंदिर हो गया, विरूपाक्ष जी का मंदिर हो गया, ये विशेष तौर पे बड़े बड़े मंदिर है। इनके 2-4 मंदिर पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी पूर्णाहुति कर देंगे अपन, ठीक है। हाँ? क्या नहीं लिख रहा होगा यार, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो आप बोलियां याद नहीं रखते मेरी, लिखे हुए शब्दों को ध्यान रखेंगे। अच्छा ये देख लो, तो या तो वो ज्यादा अच्छी रही है, या जो है आप ज्यादा अच्छे रहे हैं जो मास्टर के शब्दों को तवज्जो नहीं देते। मैंने 1000 बार आपसे बोला है, 1 घंटा जो मैं यहाँ पे आपको प्रवचन देता हूँ ना, उन प्रवचन में 90% सार है इस चीज को याद रखने का। किताबों से तो आपको जो है ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो आप पढ़ोगे अपने रजिस्टर में, तो आप किताबों से पढ़ सकते हो। मेरे होने का अर्थ क्या रहा, गुरु ही है जो सिखाता है कि पुरुषार्थ सबसे बड़ी बात होती है। वैसा पुरुषार्थ नहीं रहेगा ना, तो राम सेतु भी जो है ना, शुरुआत में इतना सा बना था, जब वो पत्थर से बनाया गया था, उस पे जो है वो वानर सेना ने भी सोचा था कि यार कैसे निकलेंगे इस पे उधर से, और प्रभु श्री राम जैसे ही उनमें कदम आगे बढ़ाया, और सारे जो जलचर होते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, वो सब ऊपर आ गए, और जो पुल इतना सा था वो इतना बड़ा हो गया उनके, वो सब ऊपर आके उन पे भैया हम से निकल लो। कई वानर जो है वो शुरुआत में डरे कि ऐसा नहीं हो कि मगरमच्छ के ऊपर पैर रखे तो नीचे चल जाए अपन, पर नहीं हुआ ऐसा, पूरी सेना निकल गई। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि राम कि है प्रभु, जब आप ही को चौड़ा करना था तो हमसे पत्थर क्यों पटकवाए? भाई आपको ही पता था कि मैं जब आगे बढ़ूंगा तो सारा समुद्र जो है वो मेरे को रास्ता देने में आ जाएगा। तो उस टाइम पे राम जी ने भी कहा था कि भाई साहब, अगर मैं ही शुरुआत में सब कुछ कर लेता ना, तो आप लोग आलसी हो जाते। पुरुषार्थ अगर आप करोगे, कार्य आप करोगे, तो ही कृपा आती है। कृपा का भी अर्थ होता है कर और पा, करोगे तो ही कृपा मिलेगी आपको। आप थोड़ा सा कोशिश करोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, तो शायद हो सकता है, लोग कहते हैं ना किस्मत ने साथ दे दिया उसका सिलेक्शन हो गया, नहीं देते हैं। कुछ तो पढ़ा होगा ना वो आदमी, तभी तो किस्मत भी साथ देगी। तुक्के में तो आप मरे भी पास नहीं हो सकते, लगा के देख लेना एक बार, जहां नेगेटिव मार्किंग होती है। हो सकता है जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं हो वहां पे आप हो जाए, पर तो भी नहीं हो सकते। आजकल कंपटीशन बहुत वृहत हो चुका है, छोटी मोटी बात नहीं रही है। 80%, 85%, 90% के आसपास, इवन रीट के एग्जाम जैसे एग्जाम में, रीट में भी 95-96% के आसपास कट ऑफ जा रही है। 2021 में शायद मेरे साथ 94 समथिंग गई थी रीट जैसे एग्जाम में। अरे यार 150 के अंदर अगर आपके 136 नंबर है ना, तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ था पिछली बार 2021 में। हाँ 2021 में फर्स्ट लेवल एसटीसी वालों का। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, पहले जमाना था जब 66% में सिलेक्शन हो जाता था। 66-67% अगर आपके मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, आपने प्राप्त किए हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। बट अब नहीं होता है। तो ओवरऑल जो मैंने आपसे स्टार्टिंग से एक शब्द कहता आया हूं कि 1 घंटा अगर आपका तन यहाँ है तो मन को भी यहाँ रखो, बजाय आपस में बतियाने के। स्पेशली आप पड़ोसी को भी ज्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं, फिर आपको ये भी नहीं पता होता है कि यार मास्टर ने कहा क्या था। जो शब्द मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो आप कहानी के फॉर्म में सुनेंगे तो शायद ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन नहीं सुनोगे ना तो माथा फोड़ी होगी इसके साथ में कि यार का ही पढ़ा दे रहे यार, क्या क्या याद रखे यार। तो ओवरऑल अगर आप आधा घंटा भी है कहीं पे तो वहां रहा करो, शिद्दत से निभाया करो चीजों को। ये मैं हजारों बार डायलॉग मार चुका हूं यार, फिर वापस से तू रिपीट करेगा, सारी कायनात मिलाने में लग जाती है शिद्दत से चाहोगे तो ओवरऑल चीजों को जो है वो सीरियसली लो। एग्जाम आज नहीं, शायद मेरे साथ अभी डेट डिसाइड थोड़ी हुई है आपकी, आरआरबी एनटीपीसी की डेट डिसाइड नहीं हुई ना, तो इसलिए मजे ले रहे हो तुम लोग। अरे आ जाएगा कि क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे, होगा कुछ नहीं, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा। ठीक है, हो सकता है भाई, ठीक है, वो तो एक अच्छा फीचर जो इन्होंने दे रखा है कि वो रिकॉर्डिंग जो है आपके लिए अवेलेबल होगी, तो शायद इसीलिए आप लड़के में लेते होंगे, पढ़ लेंगे ना यार, मास्टर की ध्वनि तो बाद में भी रहेगी, वे किताबें हैं और जो इन्होंने बोला है वो रिकॉर्ड तो रहेगा ऐसे, तो बाद में भी देख लेंगे। लेकिन लाइव जो है ना, लाइव चीजें ज्यादा याद रहती है कंपेरेटिवली टू रिकॉर्डिंग देखने के। आप लाइव जो है ना किसी नाटक मंचन को लाइव स्टेज पर परफॉर्म होते हुए देखेंगे ना, तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहता है कंपेरेटिवली उसको रिकॉर्ड करके आप देखेंगे तो।
मजा उसमें ज्यादा आता है। खैर, तो बादामी, बादाम वाला बादामी नहीं है, कच्चा बादाम वाला बादामी भी नहीं है, बादामी के मालेगीती के शिव मंदिर एवं पाट्टदकल के मंदिर समूह प्रसिद्ध रहे हैं। ऐहोल के मंदिर भी अपनी शैली के लिए प्रख्यात रहे। आया ये पाट आधा ट दकल, पाट दकल, आप चाहो तो ऐसा लिख लो इसको। जो आपको सुविधाएं हो उन सुविधाओं के अकॉर्डिंग आप लिखें। अपने जो पाट्टदकल के जो मंदिर समूह रहे हैं, इनको जो है यूनेस्को ने 1987 के अंदर अपने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर दिया गया था। इनका माउस जो है अभी राम नाम सत्य हो जाता। लिख लिया? शैली के लिए प्रख्यात रहे। शैली एक तरीके से किसी भी, आज मान लीजिए मैंने आपको ये लिखा हुआ है ना, तो ये कौन सी शैली है? कौन सी शैली है बताओ? हिंदी, देवनागरी नहीं, लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज भाषा होती है, शैली होता है तरीका। मैं किस शैली में आपसे बात कर रहा हूं? मैं एक अदब वाले तरीके से बात कर रहा हूं। शैली का अर्थ होता है, एक सिंपल सी बात है, एक शब्द में अगर निरूपण करें तो तरीका, वे। वे। अच्छा, तो आप इंग्लिश मीडियम है? ओह माय गॉड, अब मैं अंग्रेजी में लिखा हूं तो कहीं होगा जो है वो आत्माएं शरीर से निकल के भग जाएगी कि अरे यार मैं तो पढ़ पढ़ करके जो है उड़ जाएगी आत्मा, कि मैं तो नहीं आ रहा भाई कल से। तुम तो शब्दों पे ध्यान देते तो हो नहीं, और कुछ सीख जाएंगे। किसी भी भाषा को सीखने के सबसे बढ़िया तरीके होते हैं, सबसे बढ़िया तरीके होते हैं। हालांकि जब आप कभी, हाँ बस बस सबसे मेन चीज है माहौल, एटमोस्फेयर। बच्चे जैसे अभी छोटे से बच्चे हैं, आप अपने यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप अपने आसपास के परिवेश में हिंदी बोलते हैं, कोई हड़ौती बोलते तो हड़ौती सीखते हैं। मम्मी दूध पीऊंगा, तो वो मम्मी कहती है कि भैया बेटा दूध पिएगा, तो वो रिपीट करते हैं उन चीज़ों को, और उसके अकॉर्डिंग उनको कभी अंग्रेजी की वर्णमाला नहीं सिखाई जाती है जब वो बोलना सीखते हैं, पर उनको पता है वाक्य कैसे बोला जाता है। मम्मी यहाँ जाऊँगा, मम्मी मैं खाऊंगा, मम्मी मैं खाता हूँ, मम्मी मैं आता हूँ। तो ये क्या है? ये आता हूँ, खाऊंगा, ये प्रेजेंट टेंस से जाता हूँ, खाऊंगा फ्यूचर टेंस है। टेंस उनको किसी ने नहीं पढ़ाया है, पर वो एटमॉस्फेयर से सीखते हैं। वैसे क्या है कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, फॉरेनर जो होते हैं, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज जो होती है, फॉरेन कंट्रीज में उनके माँ बाप जो स्टार्टिंग से अपने आप ही जो है वो बच्चे से ये बातचीत करना स्टार्ट कर, बेबी कम हियर, आई शो यू दैट थिंग। तो वो होता है ना कि यार अच्छा ओके मॉम आई एम कमिंग, तो वो वहां पे उनका टोन भी वैसा हो जाता है। अपने यहाँ तो अगर अंग्रेजी भी बोलते होंगे, जैसे मान लो पुणे हो गए, नोएडा हो गए, बैंगलोर हो गए, जितनी मेट्रो कंट्रीज है और सुपर पावर जो अपने यहाँ के स्टेट्स हैं, ये जो स्थान है, स्टेट्स नहीं बोलेंगे, जो जगह है, यहाँ पे क्या है कि मोस्टली ये साइबर हब है। गुड़गांव हो गया, गुड़गांव तो फिर भी थोड़ा ठीक है, एक अपने दिल्ली के जुड़ा हुआ वाला एरिया आ गया। यहाँ पे क्या है, बैंगलोर वगैरह जो है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपने अगर आपके कोई ऐसे दोस्त रहे होंगे या आपके खानदान में कोई ऐसा रहा होगा जो बैंगलोर में जॉब कर रहा होगा, जिसकी सैलरी 5-7 लाख रुपए पर मंथ होगी,
फ्लिपकार्ट या अमेजोन में अच्छा खासा काम कर रहा होगा। तो वो क्या है कि उनके दोनों मियाँ बीवी अगर जॉब कर रहे होंगे और उनका जो है वो कॉन्वर्जेशन यूजुअली अगर वो इंग्लिश में है तो वहां पे वो आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे। उनके जो प्रोडक्ट होंगे, जो बच्चे होंगे उनके, तो वो भी अंग्रेजी में बात करना स्टार्ट करेंगे। पर उनका एक्सेंट कैसा होता है, मॉम आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू, मम्मी मैं आपकी ओर आ रहा हूं। और उधर अपने जो है आप यूएस चले जाइए, लंदन चले जाइए, कनाडा चले जाइए, वहां मॉम आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू ऐसे करके जब बोलते हैं तो एक्सेंट जो है वो उधर थोड़ा सा फ्लुएंट हो जाता है। अंग्रेजों की अंग्रेजी आप भी समझ सकते हो, पर वो बोलते ऐसा है जो समझ में नहीं आता। अपने दिमाग में जो सूचनाएं जाती है ना, तब तक वो 4 लाइनें बोल चुके होते हैं, क्या कहा था इसने। तो ये सिर्फ एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है यूजुअली, कि अंग्रेजी में आप प्रकांड विद्वान हो सकते हैं अगर आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे अंग्रेजी में बात करें, या चलो बात भी नहीं करें, आपके अंग्रेजी सुन भी ले। कई बार तो क्या होता है कि कुछ लोग अगर शाम के टाइम पे अंग्रेजी में बात करने लग जाए, दोस्त से फोन करके ब्रो वेयर आर यू, सामने वाला बोलेगा पी ली क्या, इतनी जल्दी पी ली क्या जो अंग्रेजी निकलने लगी तेरी। यूजुअली ऐसा मानते हैं कि पीने के बाद में अंग्रेजी निकलती है दोस्तों की। या फिर जो है वो अंग्रेजी अपन बोलते हैं तो अगर मान लो घर पे बोल दिया, मम्मी से बोल दिया मॉम ब्रिंग अ पराठा फॉर मी, मम्मी की चप्पल उड़ती हुई आएगी, ज्यादा इतरा रहा है तो उधर से। तो वो अब डिपेंड वही तो करता है कि अपने यहाँ का एटमॉस्फेयर में जो है ना, अपन कोशिश कर लें भले से कितनी भी अंग्रेजी बोलने की, पर वो अलाउड नहीं करता है कि यार ज्यादा इतराए मत, ये नहीं चलेगा, यहाँ तो फट के आया हुआ तेरे वहां पे, यहाँ ज्यादा बोलेगा नहीं, यहाँ अड़ती में बोलता है तो अड़ती में बोल, हिंदी में बोलता है हिंदी में बोल। कई बार जो है अपन अगर मान लो यहाँ से आप गाँव गए और गाँव जाने के बाद में जैसे दोस्त से बोला ब्रो चाय पीते हैं चल, तो वो क्या ब्रो क्या होता है ब्रो, पर वार तुम कायो बचे हो ज्यादा इतना रहे, वो बात करना तक बंद कर देंगे तुमसे। इस लेवल पे उसको जो है वो बेचारे को प्रताड़ित समझा जाता है अगले को। तो लैंग्वेज कोई सी भी हो, अगर आप जो है फ्रेंच बोलना सीखेंगे, रशियन बोलना सीखेंगे, तो आपको उसका यूज्ड टू होना पड़ेगा, उसका आदी होना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में ढलना पड़ेगा। रशियन बोलनी है तो आपको रशिया जाना पड़ेगा। आप यहाँ से रशिया सीख सकते हैं, रशियन लैंग्वेज सीख सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि उतना फ्लुएंटली आप बोल पाए जितना फ्लुएंटली वो बोलना चाहिए। अभी जो है वो जितने अपनी जो गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट अपने पास में ट्रांसलेटर्स रखती है। ट्रांसलेटर्स मतलब उसकी भी एक अलग से जो है वो एग्जामिनेशंस होते हैं, अलग से उसका रिक्रूटमेंट होता है, अलग से उसका जो है वो ज्वाइनिंग की जाती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। ट्रांसलेटर बेसिकली अगर प्रधानमंत्री जी कहीं गए, फॉर एग्जाम्पल युगांडा गए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उदाहरण के तौर पे वो अमेरिका गए, यूएस गए, तो वहाँ पे अब मोदी जी को इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। और यूजुअली आप देखना कि जब वहाँ की असेंबली या फिर वहाँ के स्थानों पे भी वो हिंदी में ही अपना प्रवचन देते हैं, अपना भाषण देते हैं हिंदी में ही। तो क्या सामने वालों को समझ में आता है? वो ट्रांसलेटर्स बैठे रहते हैं। और आजकल तो जो है ट्रांसलेटर नहीं भी बैठ रहे, तो क्या है उनके पास में एक डिवाइस होती है जो ऑटोमेटिकली उसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू द इंग्लिश, इनटू द फ्रेंच, इनटू द रशियन, जो भी आप लैंग्वेज में, इनटू द चाइनीज लैंग्वेज, तो जो भी आप जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है। तो वो ट्रांसलेटर्स जो है वो साथ में रहते हैं उनके, हमेशा जब भी आउट ऑफ द कंट्री वो जाएंगे। जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री जी जाए, कोई भी जाए। अपने भजन लाल जी को भी नहीं आती अंग्रेजी, वो भी गए थे बेचारे। अभी जब ये अपने यहाँ पे जो है वो समिट ऑर्गेनाइज किया गया था राइजिंग राजस्थान करके, अभी रिसेंटली, जो जहाँ पे स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लिए जो है उन्होंने एक राइजिंग राजस्थान करके जयपुर में ऑर्गेनाइज करवाया था एक प्रोग्राम। उसके पहले वो विदेश घूम के आए थे। हाँ बिल्कुल, 2-4 कंट्रीज गए थे, और इसीलिए गए थे, हालांकि वो घूमने गए थे क्योंकि बड़ी मुश्किल से मौका मिला है बेचारे, वो पहली बार एमएलए बने अगले। वो ठीक है, आखिर बहाने घूमने का हो जाएगा मामला, तो वो घूमने गए, वहां से जो है वो 2-4 अच्छे उद्योगपतियों से बात करके आए, और उद्योगपति से बोला ले आ तेरा फार्म हाउस में तो घुमा दे। तो वो घूम फिर के भी आए वहाँ पे, और फिर उसके बाद में वहाँ से जो है वो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आया हूँ, तो इसका फिर उन्होंने राइजिंग राजस्थान यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा, एक करंट अफेयर्स का पार्ट है। खैर, तो मालेगीती के शिव मंदिर और पाटदकल के जो मंदिर समूह बोला है मैंने, एक मंदिर की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। पाटदकल के 3 प्रमुख मंदिर अपन पढ़ेंगे। मंदिर तो इसके जो है वो लगभग 25 से 30 के आसपास रहे हैं, पर इतने नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर था, ठीक है। संगमेश्वर मंदिर यहाँ का जो है वो शिव भगवान को समर्पित मंदिर है।
और मल्लिकार्जुन मंदिर जो है वो एक द्रविड़ शैली का बना हुआ बहुत अच्छा मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर जो है वो एक विक्रमादित्य द्वितीय, उसके पहले भी कोई विक्रमादित्य हो चुका है इसलिए द्वितीय लगाया गया है। ठीक है, उनकी रानी महामाया देवी ने बनाया था जब पल्लवों पे उन्होंने जो है वो विजय हासिल की थी विरूपाक्ष मंदिर को, और उनकी दूसरी रानी एक और थी महादेवी जिसने बनाया था मल्लिकार्जुन मंदिर। ठीक है, ये रानियों के पास भी इतने पैसे हुआ करते थे पहले, देख लो तुम अब। और तुम्हारी जब रानियां होंगी, जब शादी होंगी, तो बेचारे जो है वो रानियां जो है वो 10,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो। उस जमाने में उनके पास में रानियों के बेटे बेटे दिन भर फ्री रहती थी। रानियां करती क्या थी, श्रृंगार करती थी, दासियों के साथ में इधर उधर की चुगलियां करती थी दूसरे रानियों की। रानियों से बढ़िया पढ़ती थी तो आपस में पटलाया करती थी, बातें करती थी। और फिर अगर मान लो सपोज कोई अच्छे खासे जो है वो टैलेंटेड अगर रानी हुई होगी किसी साम्राज्य में, तो वो बेटे बेटे जो है वो किसी को बुला देता रहा, हमारे राजा जी इस बार जीत के आए, 3-4 साल में तो आए महल के अंदर वापस, एक काम कर वो जो जगह खाली पड़ी ना वहाँ पे एक मंदिर बनवा दे। बस उनके कहने की देर होती थी और मंदिर का निर्माण हो चुका होता था, और उनको आज अपन पढ़ रहे हैं। उनके आलसों की वजह से जो चीज़ें बनी उनको आज अपन पढ़ रहे हैं, उनसे आप माथाफोड़ी कर रहे हैं आप। ठीक है, खैर तो आगे बढ़ते हैं। पाटदकल के जो मंदिर है, मंदिर समूह है के मंदिर के मंदिर समूहों को 1987 में यूनेस्को ने इनको भी ले लिया लपेट में। विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। क्या गलती होगी जो माथा पीटना पड़ गया? क्या लिख दिया ऐसा? अरे यार क्या लिख दियो। पाटदकल के मंदिर समूह को 1987 में विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड कर दिया थ्रू यूनेस्को इन 1987। द ग्रुप ऑफ टेम्पल ऑफ पाटदकल had included in the World Heritage Site through UNESCO in 1987। ठीक है, बढ़े आगे। पाटदकल के कुछ प्रमुख मंदिर, निम्न है। The few famous temples of the Patadakal is following। पहला है संगमेश्वर मंदिर, संगमेश्वर मंदिर। दूसरा है विरूपाक्ष मंदिर। इसमें एक लाइन लिख लो, सबसे प्राचीन मंदिर है इस वंश का, इस शासनकाल का। चालुक्य वंश का सबसे प्राचीन मंदिर, और विरूपाक्ष मंदिर जो है सबसे बड़ा मंदिर है।
सबसे बड़ा मंदिर है, इसी शासनकाल का है, पूरे भारत का नहीं, इसी पाटलिपुत्र के मंदिर समूह का है। ठीक है, इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की रानी देवी ने पल्लवों से विजय के उपलक्ष्य में करवाया। ठीक है, तीसरा आता है मल्लिकार्जुन मंदिर। ये मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन। इसका निर्माण इनकी दूसरी रानी महादेवी ने करवाया। लिखिए, फिर पढ़ेंगे ऐहोल के मंदिर। हाँ जी, यस, लिख लिया। ये दोनों मंदिर जो है ना, ये द्रविड़ शैली वाले मंदिर हैं। लिख भी लो, वरना जो है वो बोलेंगे कि सर आपने सिर्फ बोला था, लिखा नहीं था। ये मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर रहे हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र के मंदिरों को जो है ना, वो बेसिकली एक अंग्रेजी में अगर एक टर्म बोले तो इसको क्राउन रूबीज कहा जाता था। क्राउन रूबीज क्या होता है? क्राउन, रूबीज बड़े खुश हो रहे हो यार, हमारी क्लास में फाइनली जो है वो एक अंग्रेजी बोलने वाली बालिका आई हुई है। क्राउन रूबीज, जो ताज में जड़ा हुआ जो रूबी करके एक पत्थर होता है, जैसे डायमंड्स होते हैं ना, वैसे रूबी जो है एक नगीना बोल सकते हो आप इसको हिंदी में।
तो जो ताज में जड़ा हुआ जो रूबी होता है ना, तो अलग से दिखता है। जैसे अपने महारानी विक्टोरिया के ताज में अपना यहाँ का एक जो हीरा था वो आज भी जड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है। और उसको माना जाता है कि वो 1087 कैरेट का रहा था। ठीक है, जैसे 24 कैरेट का गोल्ड होता है ना, वैसे जो गोल्ड होता है ना 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, पर जो अपन गोल्ड पहनते हैं वो 24 कैरेट का बन ही नहीं सकता, वो 22 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है। मतलब जो गोल्ड को मापने का जो पैरामीटर होता है वो कैरेट में मापते हैं, कैरेट गाजर नहीं, कैरेट जो है वो गोल्ड को मापने का पैरामीटर है, जिसमें प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का। पर उस 24 कैरेट से आप कोई भी ज्वेलरी नहीं बना सकते, बिकॉज वो जो है बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके अंदर अपन को कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ेगा, और मिक्स करेंगे तो उसकी जो शुद्धता है वो डाउन हो जाती है और वो 22 कैरेट का हो जाता है। 22 कैरेट का फिर गोल्ड अपन पहनते हैं, जो सबसे प्योर ज्वेलरी कही जाती है वो 22 कैरेट की होती है। फिर वैसे तो 20 की भी आती है, 19 की भी आती है, 18 की भी आती है। गोल्ड की प्योरिटी जितनी कम होती जाएगी ना, जैसे आप कभी जब सुनार के पास में कुछ गोल्ड लेने जाओगे, तो जैसे मान लीजिए आपने रिंग ली तो वो बोलेगा 92 का गोल्ड है, ये 88 का गोल्ड है, 82 का गोल्ड है, 77 का गोल्ड है। मतलब क्या है, इसमें 92% तक गोल्ड है, उसमें 88% तक गोल्ड है उस पर्टिकुलर उस रिंग के अंदर। और बचा क्या, या तो उसमें जो है वो कॉपर मिलाया जाएगा, या उसमें जिंक मिलाया जाएगा, या उसमें टिन मिलाया जाएगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर मिक्स की जाती है। आफ्टर अभी जैसे आजकल जो है वो एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, जो थोड़े से जानकार है, जो शादियाँ होती है ना तो वहाँ पे प्योर गोल्ड नहीं पहन के जाते हैं, वो 1-2 ग्राम की ज्वेलरी आती है आजकल, 1-2 ग्राम की। लाइक जैसे मान लीजिए एक सोने की चेन है, अब सोने की चेन अगर एक अच्छी सी नॉर्मल सी सोने की चेन अगर अपन बनाते हैं तो एटलीस्ट कम से भी कम वो जो है वो 1.5 से 2 तोले की तो बनेगी। तोला क्या होता है, 1 तोले में कितने ग्राम होते हैं, 10 ग्राम होते हैं। ठीक है, 10 ग्राम ओनली। और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, क्या तो इतना डर डर क्यों बोल रहे हो, 1000 ग्राम होते हैं ना भाई। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। हाँ, और तो 1 किलो में कितना तोला हुआ, 1 किलो सोना पकड़ में आया एयरपोर्ट पे, तो उसके पास में कितना, 100 तोला। ठीक है, और 1 तोले की वैल्यू लगभग अभी जो है वो 85,000 की समथिंग चल रही है, अराउंड 80-85 हज़ार के बीच में चल रही है, 83,000 84,000 वेरी करता है वो डेली। ठीक है, अब वो 85,000, तो दैट मीन्स क्या है कि वो 1 किलो सोने की वैल्यू कितनी हुई, अच्छा तू बता। 85,000 के पीछे 100 लगाएंगे तो क्या बनेगा, सिंपल बात। तो इतना कॉन्फिडेंट होके बोला करो ना भाइयों। 85 लाख मतलब किसी के पास में 1 किलो गोल्ड पकड़ में आता है तो लगभग जो है वो पौन करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के आसपास रहता है। ठीक है, अब वो जो 1 तोला है ना, उस 1 तोले के अगर आप कोई मान लीजिए कोई चेन ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, तो अब 1 तोला मतलब अगर कोई चेन बनाई जाती है ना तो 1.5 से 2 तोले की आती है, एक अच्छी सी चेन जो होती है, लगभग वैल्यूएशन 1.5 लाख के आसपास होगी। आजकल वो वही चेन 12,000 रुपये मिल जाती है, सेम 12 से 15,000 रुपये में, अच्छी खासी मोटी लोगे जो बिल्कुल साकड़ की तरह आती है वो 15,000-17,000 रुपये में मिल जाती है। 1-2 ग्राम गोल्ड का मामला होता है वो। उसमें क्या होता है कि उस पूरी चेन के अंदर वो रहती पूरी तांबे की है, उसमें 1 ग्राम या 2 ग्राम के आसपास गोल्ड मिला दिया जाता है ताकि उसका कलर उतरे नहीं। भाई नकली है, अपन कोई सिर्फ गोल्ड का जो कलर चढ़ाया जाता है वो तो उतर जाता है कुछ समय के पश्चात में, कुछ ह्यूमिडिटी के चक्कर में या पानी के चक्कर में। और वो 1-2 ग्राम की जो है वो आजकल जो अच्छी लेवल की जो पर्सनालिटी वाले जो परिवार होते हैं, अच्छे लेवल मतलब हाई प्रोफाइल नहीं कह रहा मैं, जो मिड होते हैं जिनको दिखाना भी है पर वो पहन भी नहीं सकते, और जिनको पता है कि यार आजकल ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, तो वो 1-2 ग्राम वाले के पास पहुंच जाते हैं और भैया मेरे को एक तो रानी हार दे दे। तो रानी हार की वैल्यूएशन लगभग 4-4.5 लाख के आसपास आती है एक अच्छे से रानी हार की, और वो वहाँ जो रानी हार है वो खींच के जो है 18 से 20 हज़ार रुपये में पड़ जाता है। और उसमें एक फीचर और मिलता है कि आपको भविष्य में जो है वो रिटर्न करना हो ना तो 50% पे वी विल रिटर्न दैट, तो उसमें जो है वो उसके बाद में 50% पे वो रिटर्न भी कर देते हैं अगर कलर भी उतर जाता है या कुछ शिकायत भी आती है तो ये फ्री की जानकारी दी है मैंने। कल को तुम भी जो है यहाँ से पूरे सोने की अंगूठियाँ पहन के या चेने पहन के बप्पी लहरी बन के घूम सकते हो। हाँ
क्या होना चाहिए? हाँ ये भी बात सही है, ये भी पॉइंट की बात है, 18,000 भी होना चाहिए। खैर तो ये लैंड भी जोड़ लो इसमें। पाटदकल के मंदिर समूहों को क्राउन रूबीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बारी ऐहोल के मंदिर। इस शैली के मंदिरों को cradle of the Hindu temple architecture। लिखिए। क्रेडल मतलब होता है पालना, पालना जिसमें बच्चों को जो है झुलाया जाता है ना। तो हिंदुओं के जो मंदिर की जो शिल्प कलाएं रही है उसका पालना कौन रहे? ऐहोल के मंदिर रहे। लगभग 125 के आसपास मंदिर थे इनके यहाँ पे। मंदिरों का नगर भी कहते हैं इसको। मुझसे पूछ सकता है तो बिल्कुल बिना शर्म के, कोई दिक्कत नहीं है। CREDLE क्रेडल। अरे इंग्लिश में ही है भाई, ऐसा नहीं है कि बालिका इंग्लिश वाली है तो मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूँ जानबूझ के, इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे। क्रेडल ऑफ द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो भारतीय मंदिर निर्माण का पालना किसको कहा जाता है? ऐहोल के मंदिर को। इसको मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। इसको मंदिरों का नगर, ऐहोल नामक स्थान है, ध्यान रखना। एक मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे एक मैगुती नाम के जो मंदिर रहे हैं जैन परंपरा से संबंधित, वो बड़े, ये भी लिख लो, इसमें 125 मंदिर रहे हैं लगभग। एक 125 मंदिरों का लगभग समूह रहा है। लिख लिया? लिख लिया? बढ़े आगे, कर दूं इरेज? पक्की बात।
नेक्स्ट आता है इसी के अंदर, इसी शैली का जो मंदिर की बात कर रहे हैं अपन, वो है मैगुती का जैन मंदिर, शिव मंदिर नहीं, मैगुती का मंदिर। ठीक है, मैगुती का मंदिर यह है लगभग नहीं, अपन एक्यूरेट बात कर लेते हैं, जैन मंदिर है जिसका निर्माण द्रविड़ शैली में रवि कीर्ति ये वही इंसान है जिसने ऐहोल अभिलेख, मतलब ऐहोल नामक स्थान पर जो अभिलेख मिला उससे ये जानकारी मिली कि ये मैगुती नामक जो मंदिर है उसका निर्माण रवि कीर्ति जी ने करवाया था। ऐहोल अभिलेख का निर्माता, इसका निर्माण द्रविड़ शैली में रवि कीर्ति ने करवाया था। ठीक है, फिर जो है वो यहाँ पे 2-3 मंदिर और प्रसिद्ध रहे हैं, कांची, पल्लव, और ये जो इनके कुछ मंदिर थे स्पेशली पाटदकल के, वो उसके एक जो है वो मोस्टली आर्किटेक्ट रहे हैं। गंड नामक एक जो है इंसान था वो। खैर ज़्यादा इसके और डीप नहीं जाएंगे, ऐहोल का जो प्रमुख मंदिर है वो यही है। बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पल्लव वंश पढ़ेंगे। पल्लव वंश नरसिंह वर्मन प्रथम, और इनके जो है वो सिंह वर्मन शब्द जुड़ा रहता है, देव सिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। तो पल्लव वंश पढ़ेंगे, ज़्यादा ही इसका लंबा खींचेंगे नहीं, खेत के 5-10-15 मिनट के अंदर पल्लव वंश खत्म कर चुके होंगे। पल्लव वंश के कुछ साहित्य या मंदिरों के बारे में पढ़ लेंगे। आफ्टर दैट अपन जो है गुप्त साम्राज्य और वर्धन साम्राज्य पे पढ़ेंगे, और फिर ये खत्म करके अपन आ जाएंगे मध्यकालीन भारत पर। मध्यकालीन भारत, ये पुराने राजाओं का मामला खत्म हो जाएगा। तो मध्यकालीन भारत में जो बाहर से विदेशी आक्रांता अपने देशों में आए, यहाँ पे अपने देश में क्या क्या एक्टिविटीज़ चली बीच में मिडिएवल हिस्ट्री के अंदर, वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है अपन वो बिल्कुल जो अपने आधुनिक इतिहास रहेगा उस पर अपन आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी समझ में जिनके नहीं आए वो जुड़ाव हासिल कर लेना, पुरानी क्लासेस देख के, शायद अपलोड कर दी गई होगी। नहीं की अभी? ये वाली नहीं की होगी, टेलीग्राम पे की है? अच्छा, यूट्यूब पे नहीं डाली अभी उन्होंने? मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे क्लासेस आज से अपलोड की जाएंगी वापस से, जहाँ से अपना साम्राज्य चालू हुआ है। मगध से नहीं डला हुआ, महाजनपद से मेरे हिसाब से क्लास नहीं डली हुई है लास्ट। अच्छा, लास्ट बुद्धिज्म में डला हुआ है, मैं बोलता हूँ आज। ठीक है, वो आज क्लास जो है वो अपलोड की जाएगी, ताकि जो है वो आप लास्ट क्लासेस आप देखें, और इसको जो है ना एक बार आंखें फेर लिया करो रजिस्टर पे। वरना क्या है, अगर कुछ समय के बाद में फेरोगे ना तो ये आंखें फेर लेगी तुमसे, हाँ मैं तो नहीं पढ़ा रही तुझे, जा हट ले। खैर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो नए मेहमान हैं वो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट पे जो उससे संबंधित जो PDF या वीडियो रहेगी वो आ जाएगी आपके पास में, और आप उस पर जो है वो पुरानी क्लास से जुड़ाव हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।